नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। यहाँ पर मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स हैं। बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा। और ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अभी आपका जो पेपर डेट अभी आपका पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन बहुत जल्द डेट यहाँ पे मिल जाना चाहिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट। तो आप लोग तैयारी बिल्कुल करते रहिए। पेपर का लेवल कैसा होगा, तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, या हो सकता है कि अधिकतर लोगों ने यूपी टेट दिया हो, और जूनियर का आप मैथ्स और साइंस का आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा कि क्या लेवल रहता है। ठीक है, तो उससे हो सकता है कि और भी अच्छा लेवल यहाँ पर हो। तो जितनी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं उतनी अच्छी आप तैयारी आप लोग करिए, और आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट्स इसी तरह से अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती वाला ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 का अद्वितीय हल हो। यहाँ पर देखिए दो तीन तरह की कंडीशन होती है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बता रहा हूँ। आप जनरल फार्मूला लिख लीजिए इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक इक्वेशन और लिख रहा हूँ, क्योंकि दो इक्वेशन के लिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपका x एक्सिस वाई एक्सिस और ये आपका x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे दो लाइन मान लीजिए बिल्कुल इस तरह से समानांतर हो, तो उनके बीच में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर वे कट नहीं कर रहे हैं, कहीं पर वे मतलब उनका कहीं भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये लाइन इस तरह से हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका एक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय सोल्यूशन होगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए दोनों लाइन एक ही पर हो इसी तरह से, ठीक है, समपाती हो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि दोनों लाइन के लिए समपाती होने की वजह से उनके बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो अनंत हो सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट होंगे इनके बीच में, बहुत सारे पॉइंट होंगे ऐसे ऐसे, तो फिर वहाँ पे अनंत हल होता है। ठीक है, एक होता है कोई हल नहीं होगा, एक सिचुएशन होती है। दूसरी कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, ये वाला हो गया आपका, यहाँ पर कोई हल नहीं और यहाँ पर अनंत हल। ठीक है, कैसे करते हैं इसको हम, अद्वितीय हल के लिए एक कंडीशन है, क्या, a1 अपान a2। a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट है। जो पहला वाला हमारा समीकरण है इसमें देखिए a1 जो है गुणांक हो गया x का, b1 y का गुणांक हो गया, c1 आपका जो है जो अचल या कह सकते हैं आप जो कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह से a2 जो है दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक हो गया, b2 हमारा दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक हो गया, और c2 यहाँ पे हो गया अचर वैल्यू, अचर मान। ठीक है, तो यहाँ पर a1 अपान a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान b2 के। ये कंडीशन हो गई जब अद्वितीय हल हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जब कोई भी हल ना हो उस स्थिति में क्या होता है, a1 अपान a2। आप यहीं पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवरलैप हो जा रहा है स्पेस कम होने की वजह से। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, दोनों लाइन बिल्कुल एक समान हो जाएंगी। जब पूरी तरह से ये जो रेशियो आपका है, तीनों रेशियो अगर एक बराबर हो गया, यानी दोनों इक्वेशन जो है आपके बिल्कुल समान हो जाएंगे, तो वहाँ पर अनंत हल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू अगर c1 अपान c2 होगा, तो उस स्थिति में ये वाला सिचुएशन हो जाएगा, समानांतर रेखाएं, यानी कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे कहीं नोट कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसे एक बार और देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है आप, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अद्वितीय हल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। हमें a1 से मतलब, a1 मतलब क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, a2 मतलब दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक, b1 पहले वाले समीकरण में y का गुणांक, और b2 दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक। यहाँ पर देखिए x माइनस के वाई को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स माइनस के इंटू वाई इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पर x का गुणांक कितना हो गया, x का गुणांक 1 हो गया,
और y का गुणांक कितना हो जाएगा माइनस के, आप चिन्ह सहित लेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, चिन्ह सहित लेना है आपको। तो a1 कितना हो गया 1 हो गया, a2 कितना हो गया माइनस के हो गया, इज नॉट इक्वल टू, इसमें देख लीजिए आप x का गुणांक कितना है 3 है यहाँ पर 3, इसके डिवाइड में y का गुणांक कितना है यहाँ पर b2 की वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो 1/-के इज नॉट इक्वल टू 3/2। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पर k की वैल्यू चाहिए फाइनली, ठीक है। हमें k की वैल्यू देखिए, आप हर जगह देखिए k की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया है, हमें उस तरह से यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। तो हमें k की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेनी होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k और दूसरी तरफ -3k और दूसरी तरफ 2 हो जाएगा। और जो यहाँ पे लिखा है ना ऐसे नॉट इक्वल टू ना ये वाला, तो आप यहाँ पर भी वही साइन लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जैसे करते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से आप पक्षांतर कर लीजिए। यहाँ पे इक्वल तो इक्वल, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू इसी तरह से कर लेंगे। के कितना हो जाएगा, आप 3 को लेकर आइए इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 2 में डिवाइड हो जाएगा 2/3, और ये फिर से नॉट इक्वल टू। तो के की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव छूट गया ना, माइनस यहाँ पर है, ये माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ है, 2/-3, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं के इज़ नॉट इक्वल टू, बीच में आप माइनस कर दीजिए और 2/3। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। सॉरी, के इज नॉट इक्वल टू -2/3, जो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए आप, मैं यहाँ पे बिल्कुल रफ कर दे रहा हूँ, के इज नॉट इक्वल टू -2/3 हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, के इज नॉट इक्वल टू -2/3। देखिए अगर एक माइनस हो ना तो उसको आप कहीं भी लिख लीजिए, चाहे आप -2/3 लिख लीजिए, चाहे 2/-3 लिख लीजिए, चाहे आप माइनस को बीच में ऐसे करके यहाँ पे 2/3 कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, हमेशा एक ही बराबर मान उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, के इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू साइन आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है, के इज नॉट इक्वल टू -2/3, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का एक प्रश्न आने की संभावना 99% तक है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कंडीशन को। ये अद्वितीय हल के लिए हो गया। इसी तरह से जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा या फिर अनंत सोल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे, उसके लिए भी हम क्वेश्चन देख लेंगे आगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पे। समीकरण जिसके मूल p - q/p+q और -p+q है, ये दो मूल यहाँ पर दिया हुआ है और आपसे यहाँ पर समीकरण पूछ रहा है। अगर हमें दो मूल पता हों अल्फ़ा और बीटा, और अगर आपसे कहा जाए कि भैया समीकरण निकालिए डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, x² लिखते हैं, फिर माइनस मूलों का योगफल कर देते हैं, यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस यहाँ पर मूलों का गुणनफल लिखते हैं अल्फ़ा गुणे बीटा, और ये बराबर 0 कर देंगे हम। सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे मूल कितना दिया है अल्फ़ा, या आपको ये अल्फ़ा हो गया या आपका बीटा हो गया, आप किसी को अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले वाले को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है p-q/p+q, इसमें हमें प्लस करना है बीटा से, बीटा कितना है माइनस, तो ये प्लस है जो साइन है ना, इस वाले माइनस से ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, और कितना है p+q/p-q, आप बाहर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, फिर क्या है प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा कर दीजिए आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा p-q/p+q, और बीटा कितना है माइनस यहाँ पे है, फिर यहाँ पे p+q/p-q, ठीक है। और यहाँ इसके इक्वल 0 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इन दोनों का हमने आपस में गुणा किया है सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली जो p-q ये वाली वैल्यू है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले से, और p+q जो है इस वाले p+q से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, केवल यहाँ पे माइनस बचा साइन, और ये जो माइनस यहाँ पे है ना, जो ये वाला माइनस है, ये वाला, ये इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा फाइनली, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर फिर से कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम पड़ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए फिर से x² हो गया माइनस p-q/p+q, और इसमें हमें प्लस करना था, तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस मिलके हो गया माइनस, फिर ये p+q मतलब बीटा की वैल्यू, और यहाँ पे p-q, और वहाँ पे हमने सॉल्व किया था, कितना आया था, केवल माइनस बचा था, वहाँ पे -1 बचा था, इज इक्वल टू 0,
अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, आप यहीं से देख लीजिए, ये वाला जो अल्फ़ा ये बीटा हो गया, तो पी माइनस क्यू इस पी माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, और ये पी प्लस क्यू जो है इस पी प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है तो यहाँ पे बच जाएगा -1। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये पी प्लस क्यू ये पी माइनस क्यू है, तो आप एलसीएम ले लीजिए इसका, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बाहर एक्स हो गया, यहाँ मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो गया, पी प्लस क्यू और यहाँ पे पी माइनस क्यू, ठीक है, लस ले लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू है तो यहाँ पे पी माइनस क्यू से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ अंदर हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए आगे आप लोग, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, इसका प्रसार कर लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और यहाँ पे बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट भी तोड़ देंगे और डायरेक्ट यहाँ पे पी प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर का हम यहाँ पर एक्सपेंशन भी कर देंगे, साइन चेंज हो जाता है सभी का, आपको पता है अच्छे से, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस माइनस की वजह से यहाँ पे उसका भी साइन चेंज हुआ, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो ये हो जाएगा माइनस 2pq, और नीचे कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस 2pq है, यहाँ पर भी माइनस 2pq हो गया, ये दोनों क्या होंगे आपके जुड़ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, ये देखिए माइनस 2pq और ये माइनस 2pq, ये हो जाएगा -4pq। जब उनके चिन्ह समान होते हैं तो उनको हम जोड़ लेते हैं, और जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -4pq, और एक साइन यहाँ पे माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा +4pq, और इसकी अपान कितना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x, फिर ये -1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके अपान 1 कर दीजिए, इसके अपान 1 कर दीजिए, एलसीएम ले लेंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा +4pqx, और यहाँ पे हो जाएगा -1 में करेंगे मल्टीप्लाई इसका, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये फाइनली 0। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, या फिर इसको आप ऐसे भी कर लीजिए -p स्क्वायर यहाँ पे प्लस क्यू स्क्वायर। तीसरा जो सी यहाँ पर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूँ, जो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल इतना ही हमारा यहाँ पे आंसर आया सॉल्व करने पे समीकरण। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, रेखाओं x + 2y - 3 = 0 और 2x + 4y + 11 = 0 की ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, संपाती होंगे, समानांतर होंगे या फिर लंबवत होंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लिखा है x + 2y - 3, तो कभी कभी आपको ऐसे दे सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा होता 2x + 4y = 11 देता, तो आपको इसको भी जो है बिल्कुल इसी के फॉर्मेट में बनाना होता है, मतलब इसको 11 को आप इधर लेकर के आ जाइए, तो 2x हो जाएगा + 4y - 11 = 0, या फिर अगर ये इस साइड है तो इसको भी आप जो यहाँ पर कांस्टेंट इसको भी आप इस साइड लेकर के आ जाइए, बिल्कुल दोनों को एक तरह से रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे कैसे, a1/a2 मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x का कितना होगा गुणांक, यहाँ पर 1 होगा, x1 का a1 का मान हो जाएगा 1, x का जो गुणांक है, a2 का मान कितना होगा दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक यानी 2 हो गया, यहाँ पर y का गुणांक b1 2 हो गया, यहाँ पर जो y का गुणांक होगा वो होगा वो b2 हो जाएगा आपका, मतलब 4 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए c1 -3 है, यहाँ पर c2 11 है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1/2 हो गया, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2,
और ये कितना हो जाएगा -3/11। ये दोनों बराबर हैं बट ये इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन किसके लिए होती है? जब दो लाइन बिल्कुल समानांतर होते हैं ना, उसके लिए कंडीशन है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा। अगर दोनों लाइन अगर एक ही पे हैं, संपाती हैं, बिल्कुल एक हो जाएगा समीकरण, दोनों संपाती हैं तो वहाँ पे अनंत सोल्यूशन। अगर कट करते हैं तो एक सोल्यूशन, अद्वितीय सोल्यूशन। अगर समानांतर है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक दूसरे के समानांतर हैं, कोई भी हल नहीं होगा। जो सिचुएशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है जब दोनों समीकरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है, और अगर ये तीनों वैल्यू अगर सेम हो गया होता है इस तरह से A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2, तो उस कंडीशन में क्या होता, दोनों समीकरण समपाती हो जाते हैं। यानी एक समीकरण है और दूसरा वाला समीकरण भी उसी के ऊपर आ गया, तो वहाँ पे अनंत हल हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शन हो सकता है हल के रूप में पूछे, या फिर इस तरह से पूछे समपाती होंगे, या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, या फिर एक दूसरे के समानांतर होंगे। यदि समीकरण x² - bx + c इज इक्वल टू 0 के मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हो तो b² - 4c का मान बताना है आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को समझ लीजिए, ताकि फिर आप ये क्वेश्चन जब अपने से आप खुद से आप प्रैक्टिस करने बैठे तो आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो, और प्रश्नों में थोड़ी भी यहाँ पर या ज़्यादा परिवर्तन करने के बावजूद आप लोग प्रश्न कर सकें। अगर आपको पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, संपाती कब होगा, समानांतर कब होगा, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, तो फिर प्रश्न कैसा भी आएगा आप लोग कर लेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग या उसके सोल्यूशन को आप लोग रटने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, मैथ्स और साइंस वाले विशेष करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि के मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हों, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। मान लीजिए इसका जो मूल है दो क्रमागत पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए एक मूल इसका अल्फा हो गया, दूसरा मूल इसका कितना हो जाएगा α+1, क्योंकि दोनों क्रमागत हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। दोनों मूल यहाँ पर क्या है, क्रमागत है, यहाँ पर है। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मूलों का योगफल, यानी इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2α+1। मूलों का योगफल कितना होता है आप सभी को पता होगा इसमें। ठीक है, ax² + bx + c जब हम करते हैं, जो हमारा जनरल स्टैंडर्ड हमारा जो इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है ना b, उसके पहले हम लोग नेगेटिव साइन लगा करके और उसके नीचे हम क्या करते हैं x² का गुणांक लिख देते हैं। यानी सीधे सीधे यहाँ माइनस लिख लीजिए आप। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, माइनस भी है, तो यहाँ पर आप माइनस भी लिख लीजिए। और यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए। ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू 1, आप लेकर के इधर आइए तो हो जाएगा b-1, और ये जो 2 है डिवाइड में हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू b-1/2। फिर हम क्या कर लेते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन हमें ऐसे नहीं मिलेगी। हमें जो पता है, जो चीज़ें हमें पता है कि हम मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, या फिर अगर कोई कंडीशन दिया होता तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे आप अल्फ़ा और α+1 का गुणा कर दीजिए आपस में। अचर को हम यहाँ पे ऊपर रखते हैं और नीचे यहाँ पर हम x² का जो गुणांक होता है यानी 1, उसको नीचे लिख देते हैं। तो अल्फ़ा और α+1 यानी मूलों का जो गुणनफल होगा उसका मान कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। हमें देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का मान पता है कितना है, b-1/2। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान लिख लेते हैं यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, b-1/2 ब्रैकेट में b-1/2, और ये +1 भी यहाँ पर है, इज इक्वल टू c हो गया। अब क्या करेंगे, हम पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसका आप हर एक मान लीजिए, फिर आप एलसीएम ले लेंगे। b-1/2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा b-1, और यहाँ पे जो 1 है इसके जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, +2 इज इक्वल टू c। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। b-1/2 हो गया, ये हो जाएगा आपका ऊपर b+1/2 हो गया, और ये बराबर c हो गया। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर
ये b माइनस 1 है और ये b प्लस 1 है ऊपर वाला। a माइनस बी, a प्लस बी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस, यानी a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू सी। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से ओवरलैप हो जा रहा है, आप लोग ओवरलैप मत करिएगा, और थोड़ा सा इसको आप कॉपी में अगर आप करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो 4 है यहाँ पे इसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि 4 यहाँ पर भाग में है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा सी में। तो ये हो गया 4c। और हमें यहाँ पर क्या पूछा है, बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू पूछा है, तो बी स्क्वायर आप यहीं पर रहने दीजिए, 4c को आप इधर लेकर के आ जाइए, तो ये हो जाएगा -4c, और इस -1 को आप लेके जाइए दाएं तरफ, तो ये हो जाएगा +1। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 1 आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4c का मान पूछा था तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सभी से निवेदन है दोस्तों कि आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी बिल्कुल अच्छे से समझाई जाएंगी, बस हमारे पास थोड़ा सा टूल ना होने की वजह से आपको इसी तरह से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको जितने भी आपको इसमें टॉपिक हैं सिलेबस पूरा मैं कवर करा दूंगा, और सभी के जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स हैं आपको इसी तरह से समझा के अच्छे से एक्सप्लेन करके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको बताते हुए मैं सॉल्व करवा दूंगा। कुछ प्रैक्टिस सेट्स मैं खुद से बनाऊँगा, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं जल्दी से। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 के मूल 2 और 3 के अनुपात में है तो पी का मान बताइए। क्या करेंगे, सबसे पहले आप मूल का अनुपात दिया हुआ है तो आप क्या करिए, मूल को आप ऐसे लिख लीजिए 2a, 3a। क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है तो उसको आप क्या करिए, एक आप ले लीजिए कांस्टेंट, अरे एक आप चर वैल्यू ले लीजिए, वेरिएबल वैल्यू a, या x ले लीजिए 2x 3x, इस तरह से आप लिख लीजिए मूल को। ये हमारे पास दोनों मूल जो है अब बिल्कुल संख्या में प्राप्त हो चुके हैं, पहले अनुपात में दिया हुआ था प्रश्न में। फिर हमें यहाँ से क्या करेंगे, हमें p का मान चाहिए ना, हमें यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, मूलों का योगफल, ठीक कितना हो जाएगा 3 2 5 a हो जाएगा। और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, पहले आप माइनस लिख लीजिए आप, फिर यहाँ पर x का गुणांक कितना है -p है तो यहाँ पर -p लिख लीजिए आप। नीचे जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये माइनस p हो जाएगा, और अपान 1 मतलब p हो गया। इसी तरह से मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, नहीं हमें यहाँ पर p का ही मान पूछा है ना, तो हमारा यहाँ पर p का मान अभी नहीं आ सका ना, अभी यहाँ पर 5a आया ना, तो हमें यहाँ पर a का मान निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे आगे मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो 2a गुणे 3a ये हमारा हो जाएगा 6a स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कितना है, अचर वैल्यू 54 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। तो 6a स्क्वायर का मान कितना हो गया, 54 हो गया। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 से आप डिवाइड कर दीजिए 54 में, तो 9 आ जाएगा। वर्गमूल ले लीजिए तो +-3, हमें यहाँ पर a की जो वैल्यू है +3 लेनी है, तो a का मान यहाँ पर 3 आ गया। हमें निकालना है यहाँ पर है p का मान, तो p का मान कितना हो जाएगा, 5a है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो यानी कितना हो जाएगा p का मान 5 3 या 15 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। केवल 5 प्रश्न मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और कोशिश करूँगा अगले वीडियो में कम से कम 15 क्वेश्चन आप सभी को करवाए जाएँ, एटलीस्ट एक जो पूरा आपका यूनिट है या एक सिलेबस का जो टॉपिक है पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके अलावा जो ग्रुप है ना शिक्षक भर्ती वाला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी जा करके जरूर ज्वाइन कर लेना।